हम सब फ्रीलांसिंग सिर्फ इसलिए शुरू करते हैं कि हम अपने बॉस बन सकें। लेकिन हकीकत ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे क्लाइंट्स हमें गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपसे अपनी फ्रीलांस जर्नी के 8 साल का फिल्टर्ड एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको स्ट्रगलिंग फ्रीलांसिंग की कैटेगरी से बाहर निकालकर आपको एक बिजनेस ऑनर की पोजीशन पर खड़ा कर देगा। नंबर 1, स्किल्स वर्सेस स्ट्रेटजी। शुरू में मेरा फोकस भी यही था कि मैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ग्रिप करूं, जैसा कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या 3D जैसे टूल्स, जहां पर मैं ये समझता था कि जितने अच्छे डिज़ाइंस बनाऊंगा उतने ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे। लेकिन ये मेरी सबसे पहली और बड़ी गलती थी। क्लाइंट्स को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता कि आप कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि क्लाइंट्स को अपने बिजनेस और उसके आउटकम्स के ऊपर कंसर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पैकेजिंग डिज़ाइनर हूँ या मैं एक इवेंट को डिज़ाइन कर रहा हूँ 3D के अंदर, तो मेरा फोकस होता था कि मैं क्लाइंट को ये बोलूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी इमेजेस, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करके दे सकता हूँ। लेकिन अब मैंने उस स्ट्रैटेजी को चेंज करके ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि मैं क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा कि जब वो शेल्फ पर पड़ी हों तो 3 सेकंड के अंदर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप अपने टूल्स को बेचना शुरू कर देते हैं, ना कि सोल्यूशन को, तो क्लाइंट आपकी सर्विसेज लेने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो कोशिश करें उन सॉल्यूशंस को बेचें जो क्लाइंट की नीड को फुलफिल करते हो, ना कि ये बताएं कि मैं फोटोशॉप भी जानता हूँ या मैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे काम करता हूँ। नंबर 2, निश अथॉरिटी। हर फ्रीलांसर का एक यस मैन सिंड्रोम होता है, और यही चीज़ मेरे साथ भी थी। मैं हर प्रोजेक्ट को पकड़ता था, जैसा कि मैं लोगो भी बना लेता हूँ और मैं सोशल मीडिया के बैनर्स भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। हर किस्म का डिज़ाइन मैं बनाने के लिए विलिंग होता था। इससे हुआ ये कि मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर बिजी तो हो गया, थोड़े बहुत पैसे भी आना शुरू हो गए, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बना सका। याद रखें, जब आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, तो दूसरा फ्रीलांसर आपको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ब्रांड एक्सपीरियंस के तौर पे काम करूंगा, जिसके अंदर मेरी कोर सर्विसेज थी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और 3D इवेंट्स, उस वक़्त मेरी वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हुई। अब अगर किसी भी कंपनी को ब्रांडिंग या इवेंट से रिलेटेड किसी भी सर्विसेज़ की ज़रूरत हो, तो वो हमेशा प्रेफ़र करेंगे कि मेरी सर्विसेज़ को बाय करें, और ऐसा होता भी है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं अपनी इस निश के अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली काम करता हूँ। आप लोग भी अपनी निश को नैरो डाउन करें ताकि दूसरे फ्रीलांसर से थोड़ा हट के दिखें, और यही चीज़ क्लाइंट की चॉइस बनेगी। नंबर 3, वैल्यू पोजीशनिंग। लो बजट्स क्लाइंट्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। लो क्लाइंट्स बजट के साथ बहस करना मेरी रोज़ाना की रूटीन बन चुकी थी। वो मुझसे $10 या $20 का काम करवा कर उसके अंदर मल्टीपल रिवीजन्स भी लेते थे। सस्ता क्लाइंट आपका वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद करेंगे, क्योंकि सस्ते क्लाइंट को अपने काम की स्ट्रेटजी का ही पता नहीं होता। वक्त के साथ मैंने प्राइस को जस्टिफाई करना छोड़ दिया, और अब मैं एंकरिंग यूज करता हूँ। अब मैं अपने क्लाइंट्स को पहले ही बताता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, और अगर आप कोई इवेंट कंडक्ट करने जा रहे हो, तो पहले उसको 3D में विजुअलाइज करो। ये इसलिए कि आप अगर अपने इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो वेस्ट ना हो। और ये भी कहता हूँ कि मेरी फ़ी उस रिस्क के बदले बहुत कम है। आप लोग भी प्राइस को जस्टिफाई करना बंद करें, क्लाइंट को उसके लॉस का एहसास दिलवाएं, और वो लॉस बस आपका सॉल्यूशन ही सॉल्व कर सकेगा। नंबर 4, पोर्टफोलियो एज अ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन टूल। पहले मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और मिक्स था। क्लाइंट मेरा पोर्टफोलियो देख के हमेशा कंफ्यूज होता था कि मैं एक्सपर्ट किस चीज़ में हूँ। रैंडम पोर्टफोलियो शो करके आप छोटी सी गिग्स तो ले सकते हैं, लेकिन एक बड़ा क्लाइंट आपको कभी भी नहीं मिल सकता। मैंने अपने पोर्टफोलियो इमेजेस को केस स्टडीज में कन्वर्ट करना शुरू किया, जिसके अंदर मैं ये बताता था कि क्लाइंट का मसला क्या है, क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट का ब्रीफ कैसे दिया, मैंने उस ब्रीफ को अंडरस्टैंड कैसे किया, उसके अंदर से चैलेंजेस कैसे निकाले, और उन चैलेंजेस का
सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया। क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट को अपने काम का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। अपने पोर्टफोलियो को गैलरी मत बनाएं, इसको सेल्स पिच के तौर पे यूज करें। नंबर 5, क्लाइंट कम्युनिकेशन। पहले मेरे पास कोई भी रूल्स नहीं थे। क्लाइंट जिस टाइम मैसेज करे मैं उसको रिस्पॉन्ड करता था। क्लाइंट जिस टाइम चेंजेस के लिए बोले मैं उसी टाइम उसको चेंजेस भी करके देता था। इससे मसला ये होता है कि काम का स्कोप बढ़ता जाता है और आप क्लाइंट को इनकार नहीं कर सकते। जब आप क्लाइंट्स के लिए बाउंड्रीज को सेट नहीं करते तो आप कभी भी प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स नहीं दिखते। इसके बाद मैंने एक एसओपी बनाया कि एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्लाइंट के साथ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, जहां पर क्लाइंट से 50% एडवांस लिया जाए। मल्टीपल रिवीजन्स के अंदर नंबर ऑफ रिवीजन्स को क्लियरली मेंशन किया जाए और ये भी कि मैं ये प्रोजेक्ट कितने दिन में आपको डिलीवर करूंगा। इसके बाद अगर क्लाइंट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मांगता भी है तो एक्स्ट्रा फी चार्ज करके मैं उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप फाइवर पर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ फाइवर पर ऑलरेडी मेंशन होती है जब आप क्लाइंट के लिए ऑफर को जनरेट करते हैं। आप इस प्रोसेस को कंट्रोल करें, अदरवाइज क्लाइंट आपको कंट्रोल करेगा। नंबर 6, द वन मैन शो मिथ। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि फ्रीलांसिंग के अंदर हर चीज़ को मैं खुद अकेले मैनेज करूंगा ताकि मैं पैसे को बचा सकूं। मैं ब्रांडिंग भी खुद करता था, आर्ट वर्क भी खुद डिज़ाइन करता था, आइडियाज़ भी खुद ही जनरेट करता था, इमेज की रेंडरिंग भी खुद ही करता था, क्लाइंट्स को हंट भी खुद ही करता था और हर प्रोजेक्ट की फाइल को कंपाइल करके क्लाइंट को डिलीवर भी मैं ही करता था। याद रखें, एक अकेला इंसान एक बड़ा बिजनेस कभी भी रन नहीं कर सकेगा। वो एक फ्रीलांसर के तौर पे एक जॉब तो कर सकता है लेकिन अपने बिजनेस को स्केल कभी भी नहीं कर सकता। जब मेरे पास बड़े प्रोजेक्ट्स आने लगे तो मैंने उन प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट लोगों में डिवाइड करना शुरू कर दिया। ग्राफिक डिज़ाइनर्स, 3D डिज़ाइनर्स, ऑटोकैड एक्सपर्ट्स। इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई और मैं एक आर्ट डायरेक्शन और क्लाइंट मैनेजमेंट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। इससे मेरे काम की क्वालिटी भी बढ़ी और एक टाइम पे मैं 10 से 20 प्रोजेक्ट्स को इजीली मैनेज भी कर सकता हूँ। याद रखें, आप जब लोगों को अपने साथ अटैच करते हैं तो आपका खर्चा नहीं होता, सिर्फ आप अपने वक्त को वैल्यू करते हो और इसी वैल्यू की वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। नंबर 7, स्टूडियो माइंडसेट। मैं अपने फ्रीलांस करियर में बहुत सालों तक घर पर यानी रिमोटली काम करता रहा। शुरू में तो ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता था, लेकिन वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि अगर मैं अपने काम को एक सीरियस बिजनेस के तौर पर लेके चलना चाहता हूँ तो होम ऑफिस मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर होगा। घर से काम करते हुए आपके पर्सनल गोल्स और आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दोनों बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड कभी भी 100% उन कामों के ऊपर फोकस नहीं कर सकता जो आप करना चाहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी का ग्राफ हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, जो एक स्टेबल बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक है। जब मैंने अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस यानी एक स्टूडियो बनाया तो ये मेरी ज़िंदगी का एक कॉग्निटिव शिफ्ट था। मेरे काम का डिसिप्लिन, क्लाइंट्स के साथ मेरी इंटरेक्शंस का स्टैंडर्ड फ़ौरन तब्दील हो गया। जब मैं ऑफिस टेबल पर बैठता हूँ तो मेरा फोकस 100% अपने काम पर होता है। मज़ीद ये कि जब एक क्लाइंट आपको एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर देखता है तो उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और इसी से आपकी अथॉरिटी एस्टेब्लिश होना शुरू होती है। तो याद रखें, आपका इन्वायरमेंट आपकी आउटपुट और मार्केट परसेप्शन दोनों को डोमिनेट करता है। प्रोफेशनल वर्क स्पेस आपकी एफिशिएंसी को ही सिर्फ इम्प्रूव नहीं करता बल्कि उसे 2 गुना बढ़ा भी देता है। नंबर 8, पर्सनल ब्रांडिंग। मैं पहले सिर्फ फाइवर और अपवर्क पर डिपेंड था। जब कभी भी ऑर्डर्स कम होते तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। इन प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग अल्गोरिदम के गुलाम होते हैं। वो अगर कल आपका अकाउंट बंद कर दें तो आपका बिजनेस खत्म। इसके बाद मैंने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के ऊपर फोकस किया, अपने कस्टमाइज्ड सिस्टम बनाए। मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के सीईओज के साथ, उनकी मार्केटिंग टीम के साथ
या उन अथॉरिटीज़ के साथ अपने कनेक्शंस बनाए जिनको मैं समझता था कि वो मेरे उन्हीं पोर्टफोलियोज़ को, यानी जो केस स्टडी है, यानी जो मेरे काम का प्रोसेस है, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। और आज मेरा 70% रेवेन्यूज़ डायरेक्ट क्लाइंट से आता है और बाकी 30% फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से। इन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को इनिशियली एज अ फ्रेशर तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस की फाउंडेशन हमेशा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से शुरू होगी। 8 साल बाद मुझे ये समझ आया कि मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन सिस्टम कुछ ही लोग बना पाते हैं। फ्रीलांसिंग में अगर आपका कोई भी सिस्टम नहीं कि क्लाइंट कहाँ से आएगा, उसको कौन सा काम दिखाऊंगा, उसको डिलीवर कैसे करूंगा, अपने साथ लोगों को इकट्ठा कैसे करूंगा, तो याद रखें आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज भी नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपना क्लाइंट लीड जनरेशन मेथड शेयर करूं, तो अभी कमेंट के अंदर सिस्टम लिखें ताकि मैं आपको वो तमाम तरीके बताऊं जिससे आप क्लाइंट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पिरेशनल वीडियोस लाइक दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।